के। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट और मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। हमारे इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। कोरोना काल के बीच खबर फास्ट की लगातार ये कोशिश है कि लोगों के तनाव को दूर कर उन्हें थोड़ा सुकून का एहसास कराया जाए और इसी कड़ी में हम आपकी मुलाकात करवाते हैं कुछ ऐसी खास हस्तियों से जो अपने अपने क्षेत्र में जाना माना नाम है। और आज इसी कड़ी में आपसे मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसी हस्ती से जो बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। इंडियन सिनेमा और टेलीविजन के एक्टर, डायरेक्टर, राइटर और प्रोड्यूसर हैं। लेखक, गायक, कवि, अभिनेता और बहुत अच्छे मंच के कलाकार। पिछले 3 दशकों से भी ज्यादा समय से रंगमंच से जुड़े हुए हैं। रेडियो, दूरदर्शन और कई हरियाणवी फिल्मों में अपनी प्रतिभा का जौहर दिखा चुके हैं। आमिर खान की दंगल फिल्म में स्पेशल भूमिका भी निभाई है। डॉक्टर राठी हास्य रस के अतिरिक्त हरियाणवी में गंभीर काव्य लेखन के लिए भी जाने जाते हैं। इनकी मुख्य रचनाएं चुपचाप, चिड़ी का बाप, बेदाई का गीत और माटी का चूल्हा हरियाणवी काव्य संग्रह सम्मिलित हैं। देश विदेश में उनकी प्रतिभा का जादू सबके सर चढ़कर बोलता है और महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक में यूथ वेलफेयर विभाग के डायरेक्टर हैं और युवा प्रतिभाओं का उचित मार्गदर्शन कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर जगबीर राठी सीधे जुड़ चुके हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका खबर फास्ट में। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद खबर फास्ट का और शमशेर सिंह जी आपका। और इस लॉकडाउन में आपको मैं याद रहा, इसके लिए शुक्रिया आपका। डॉक्टर साहब, आपको हम भूल ही नहीं सकते। आप हम जैसे युवाओं को रास्ता दिखाते हैं तो आपके विचार जो है वो हमारे दिमाग में रहते हैं। आपको कई बार ऐसी ऐसी बातें कहते हमने सुना और जो हमारा जो कल्चर है, हरियाणवी जो संस्कृति है, उस संस्कृति को बचाए रखने में आपने जितना योगदान दिया है उसके बारे में तो जितना कहा जाए उतना कम है। मैं शमशेर जी ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि लॉकडाउन के बाद ऐसी हालत हो गई कि घर में रखे हुए कपड़े भी भूल गए। पैंट कहाँ रखी थी, पजामा कहाँ रखा था जी, सिर्फ एक बरमूडा टी शर्ट याद है जी डॉक्टर साहब। और अभी मैं संदेश मिलते रहते हैं तो जैसे रेल की बुग्गी में होता है ना, रेल के कंपार्टमेंट में जैसा हाल हो गया है। हाँ जी, हाँ जी, खाट से उठो, नहाओ धो, फिर खाट पे बैठ जाओ। हाँ जी। लेकिन भी आप जैसे लोग, मीडिया के लोग, खासतौर से हमारे डॉक्टर, पुलिस के लोग, सुरक्षा कर्मी, सफाई कर्मी, वो लोग अपनी जान की परवाह किए भी बगैर भी देश को चला रहे हैं, तो मैं आपको सैल्यूट करता हूँ। जी डॉक्टर साहब, शुक्रिया आपका बहुत बहुत। डॉक्टर साहब, जैसे आपने जिक्र किया कि ये सारी चीज़ें घर में रखकर हम भूल गए हैं, तो मुझे इतना भी अंदाज़ा है कि आपने इसके ऊपर भी कुछ ऐसे हास्य की लाइनें लिख ली होंगी, तैयार कर ली होंगी। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है और हम चाहेंगे कि आप वो अंदाज जो आपका हम मंच पर देखते हैं, बच्चों को जब आप मोटिवेट करते हैं तब देखते हैं और जब झूम कर मस्ती में गाते हैं तो उसके कहने ही क्या। तो मुझे लगता है आपने उसके लिए भी कुछ ना कुछ तैयार कर लिया है। मैं तो कल 4 पंक्तियां मैंने लिखी थी जी, कि लॉकडाउन बेचने का परी अवसारी तक जावेगी और इस कोरोना की महामारी की खुमारी तक जावेगी। जी, सर घरानी में तो तंग होगा, बोला मेरा नहीं बीमारी तक जाओगी। क्या बात है, बहुत। तो मन में क्या है, कोरोना ने क्या है। ये अच्छा, टेंशन में भी हास्य रस आप ढूंढ लेते हैं, ये आपकी खूबी है। और आपने ऐसी भी रचनाएं लिखी हैं जो हमारे हरियाणवी जो कल्चर, हरियाणवी जो संस्कृति है उसको बचाए रखने के लिए आपने बहुत सारे ऐसे गीत लिखे हैं। अगर आपके इस गीत का जिक्र ना हो, जहाँ भी हम जाएंगे तो वहाँ पर ये गीत हमें, किसी शादी में जाते हैं, किसी कार्यक्रम में जाते हैं, किसी और कार्यक्रम, मतलब कहीं भी चले जाएं, आपका ये जो बोल तेरे मीठे मीठे गीत है इतना सुनने को हमें मिलता है, इतना पॉपुलर हो गया है। तो ये सब आपके दिमाग में कैसे आया कि ऐसा कुछ लिखा जाना चाहिए कि आज इसकी जरूरत भी आन पड़ी है? देखिए, मैं जहाँ तक कि ऐसी रचनाओं की बात है तो कई बार जो आपके किए हुए अच्छे काम है या आपकी पॉजिटिविटी है उसके बदले में भगवान आपको कोई गिफ्ट कर देता है। तो मुझे लगता है कि ये गीत जो है, मेरी इतने सालों की जो मंच की सेवा थी या हरियाणवी के प्रति मेरा प्यार लगाव था, उसके बदले मुझे गिफ्ट मिला ये रचनात्मकता से। और ये बात सही है कि ये गीत बहुत कुछ है। लगभग 10 साल से एक ऐसा गीत है, गीतों की उम्र हालांकि 1-2 साल रहती है, लेकिन 10 साल तक जीवित है, लोगों के दिल में है। और ये सिर्फ इसलिए पॉसिबल हो पाया कि अपने आसपास सकारात्मकता को हम देख रहे हैं, एक मिठास को देख रहे हैं, तो शब्दों में मिठास आया तो संगीत में मिठास आ गया। आपके लेखनी में तो है ही दम, और उसके साथ साथ जो आपकी आवाज़ है उस आवाज़ में भी बड़ा जादू है। आप जब उस अपने अंदाज में गाते हो, मैंने देखा मस्ती में झूम के गाते हैं और सब कुछ भूल जाते हैं। जैसे कि भगवान के दरबार में भक्त जाता है, उसके बाद वो सब कुछ भूल करके उसमें खो जाता है।
हम ये भी चाहेंगे कि देखिए इस वक्त दर्शक जो है हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो चाहेंगे कि एक बार आप इसको गुनगुना दें। उन्होंने वैसे तो बहुत बार सुना होगा, लेकिन आपको प्रत्यक्ष जो सुनना चाहते हैं। ओके। जी। और ये बात सही है कि जब आपको कोई हुनर मिलता है, मैं तो सिंसियरली इतना कहता हूँ कि जब आपको कोई गुण देता है भगवान, तो जी। वो आपके लिए नहीं देता है। भगवान आपकी एक ड्यूटी लगाकर भेजता है कि मैं तेरे को ये अतिरिक्त गुण दे रहा हूँ और इसके जरिए आपको समाज को जब भी इसकी जरूरत पड़े ठीक करना। तो कवि हो, लेखक हो, अभिनेता हो, अगर किसी को इस बात से गुमान है कि मेरे पास ये हुनर है और मैं संसार का कोई अलग से विलक्षण आदमी है, तो उसको ये भूल जाना चाहिए। उसको ये मानना चाहिए कि भगवान ने आपको एक हुनर कला देकर उस सोसाइटी के लिए आपको एक स्पेशल अवार्ड किया, डेकोरेट किया है और मैं इसको गुनगुना देता। जी बिल्कुल, स्वागत है सर। बात तेरी सच्ची लागे, मन मत पूछ मन क्यों तू इतनी अच्छी लागे, शान से तेरी गजब की, तेरे पर से रब की, तू खुशबू की लड़ी से, मेरे तड़ी से क्यों बोल तेरे मीठे मीठे। जी डॉक्टर साहब, ये आपका सफ़र जो है काफ़ी लंबा रहा, 3 दशक से ज़्यादा का, जहाँ तक मुझे जानकारी है। बाकी बचपन के बारे में तो आप बता पाएँगे। अक्सर हम देखते हैं कि हमारे गाँव में, ग्रामीण समाज में, अगर हम भक्ति गीत लिखते हैं, गाते हैं, कविताएँ लिखते हैं, तो स्वीकार्यता उनकी होती है। लेकिन अगर हम फ़िल्मों में जाना चाहें, उसके प्रति हमारा आकर्षण हो, तो उसको लेकर बड़ी सारी परेशानियाँ आती हैं। ये आपको इस सही। प्रकार की दिक्कतें आई शुरुआती दौर में, जब आपने सोचा कि मुझे ऐसा लिखना भी है, ऐसा करना है? और आज तो अगर हम बात करें तो आप तो खुद ही एक ऐसा रोल मॉडल बन चुके हैं, सबको आपको देखकर लोग बहुत सीखते भी हैं। ये आपको क्या सही परेशानी है। है? जी। एक समय ऐसा था हुँ, कि मुझे लगता था कि मुझे संगीत सीखना चाहिए। हुँ, मैं किसान परिवार से हूँ हुँ, और हमारे परिवार में गाना बजाना या कुछ हुँ, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ जी, अपने आप को दिखाना वो अच्छा नहीं मानते थे। हुँ, मेरे को याद है, मैं कॉलेज में था तो मैं हारमोनियम एक बार घर लेके गया था, जी, तो मेरे फादर ने उसके लिए मना किया था कि हुँ, ये मिरासियों का हुँ, काम हुँ, है, तुम्हारा जी, काम नहीं है, हाँ, आप इसको मत लेके आए। जी, लेकिन जो मुझे लगता है कि जब आपके अंदर एक ऑब्जर्वेशन पावर है या संगीत आपके अंदर बसता हो, हुँ, तो फिर उसको आप ट्रेनिंग या किसी पोजीशन से रोक नहीं, हुँ, फिर वो अपने आप उठ के आती है सामान। हुँ। और उस दौरान समस्याएँ आई, लेकिन अगर आपको पहली दफ़ा कब ये लगने लगा था कि मैं अच्छा लिख सकता हूँ, गा सकता हूँ? कुछ ऐसी कोई रचना, शुरुआत में हम तुकबंदी करते हैं, कुछ लिखते हैं, लेकिन उसकी प्रशंसा करने वाला भी कोई होता है। मैं वैसे तो स्कूल टाइम से ही, जैसे शनिवार को जो होती थी आम सभा, एक बाल जनरल सभा। मीटिंग बोलते थे, जी। जिसमें अक्सर बच्चे गाने सुनाते हैं या हुँ। चुटकुले सुनाते हैं, जी, जी। तो वहाँ मैं कई बार कविताएं पढ़ता था, कुछ मजेदार की कॉमेडी की कविताएं। हुँ, एक बार मुझे याद है कि गर्मी पे मैंने खरबूजे, तरबूज, ककड़ियों पे कविता लिखी, तो मुझे हुँ, 25 पैसे इनाम मिला था उसमें। हुँ, हुँ। और उस समय 25 पैसे बहुत ज्यादा होते थे। जी। मेरे जीवन का पहला पुरस्कार जब मैं 5वीं क्लास में था, और एक क्लास में किसी दूसरे बच्चे को एक मोनेटरी तैयार करवाई जा रही थी, वो कर नहीं पा रहा था। हुँ, हुँ। अचानक से मैं उठता हूँ और मैं कहता हूँ, तू ऐसे क्यों नहीं करता है, जी। ऐसे करके दिखा। हुँ। तो टीचर ने उस बच्चे को रिजेक्ट किया, मुझे सिलेक्ट कर दिया। जी। तो मैंने कहा आपको करनी है, लेकिन मैंने कहा मैं ये नहीं करूंगा। मैंने क्यों? मैंने कहा जी मेरे पास ना वो जो ड्रेस मेरी है हुँ, वो इतनी अच्छी नहीं है कि मैं उसको पहन के मंच पे जाऊँ, हुँ, हुँ, क्योंकि मैं जो होती थी कॉटन की ड्रेस थी, और जो अच्छी ड्रेस उनको मानी जाती है टेरिकॉट की। हुँ, हुँ, मैं कहा मेरी ड्रेस नहीं है। और मैं उनको नमन करता हूँ। हमारे पास उनके टीचर थे शिमला साहब, वो खुद किसी बच्चे की उन्होंने मेरे जो मेजरमेंट थी उनकी ड्रेस रेंज की धोया के प्रेस करके और अलग मुझे पहना के मुझे स्टेज के ऊपर ले गए। मुझे पहली बार 10 रुपए इनाम मिला था, और वो 10 रुपए लगभग 5 साल में रहे। और वो मेरे जीवन का बहुत बड़ा पुरस्कार है। वहीं से ये यात्रा मुझे लगा कि मैं कुछ अलग से कर सकता हूँ। यहाँ से शुरुआत हुई और उसके बाद आपने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। आपने एक ऐसी रचना भी लिखी जिसको लेकर के जैसे मैं चर्चा करूँ, एक बीच में कुछ बवाल भी खड़ा हुआ। आपने उस मामले को अपनी तरफ से पूरी तरीके से उनको सचेत करने की कोशिश की, बच्चन साहब को भी। जो हाँ आपकी हाँ, रचना, वो जो रचना आपकी रही, आपके बार-बार कहने के बाद भी उन्होंने इसकी तरफ संज्ञान नहीं लिया। तो उस प्रसिद्धि का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उस रचना को जिस तरह से एक लेजेंडरी है, वो किसी गलत नाम से छाप देते हैं कि फलां व्यक्ति की रचना है, उनको बहुत-बहुत आभार, बढ़िया रचना उन्होंने लिखी। आपने उनको बार-बार ये भी कहा कि आप ऐसा ना करें, आप ऐसा ना करें क्योंकि मेरी रचना है, और आपसे सबूत माँगे गए। तो ये कलाकार की प्रतिभा का ये कारण कह सकते हैं कि लोगों को उसके बदले में अपनी तरफ से ये भी कहना पड़ा कि जो जो हुआ गलत हुआ।
वो एक्चुअली हुआ क्या कि मैं अमिताभ बच्चन जी की फिल्में बहुत देखता हूँ और उनकी एक्टिंग मेरे लिए बहुत अच्छे, मेरे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता मानता हूँ। उनकी फिल्मों में आपने देखा होगा एक एंग्री यंग मैन होता है जो समाज में अन्याय के खिलाफ लड़ता है, झूठ के खिलाफ लड़ता है। तो मुझे वही चीज काम आई जब मैंने बताया कि सच्चाई ये और वो मेरी बात मान नहीं रहे थे, हालांकि उन तक वो बात मेरी बात को डेफर करते चले गए। तब मुझे लगा कि अमिताभ बच्चन जो पर्दे पे दिखते हैं वैसा स्टाइल मुझे अपनाना चाहिए और मैंने उनको एक नोटिस दे के ये बात बताई। इसमें मेरा एक ही थीम सेंटेंस था। मैंने अमित जी का जब फोन आया तो मैंने उनको कहा था कि अमित जी आप बहुत बड़े हैं, आप इतने बड़े हैं कि मैं आपकी बराबरी नहीं कर सकता, लेकिन आपके बड़े हो जाने से जगबीर राठी छोटा नहीं होता। मेरा ये अपना वजूद है, मेरी अपनी रचना है जो मुझे अपने बच्चे की तरह प्यारी है। आप ये नाम हटा दें, मैं ये नहीं कहता मेरा नाम आप पब्लिसाइज करें, लेकिन मेरी कविता पे किसी दूसरा नाम लिखोगे तो दिक्कत होगी। तो बाद में अपोलॉजी उन्होंने फील की, वो बहुत बड़े आदमी और उनके लिए ये बहुत छोटी सी बात थी जी। और मुझे लगता है कि वो मुझे इस बात के लिए माफ भी करेंगे, लेकिन मैं अपनी जगह सही हूँ। देखिए अगर ये तो सही है कि अगर हमने कोई हमारी जो कोई रचना है जिसको हमने तैयार किया है, पूरे दिल से मेहनत से तैयार किया है, उसमें किसी का नाम चला जाए तो बड़ा दर्द होता है, तकलीफ होती है, और फिर सामने वाला चाहे कोई भी क्यों ना हो उसके बदले में ये ना सोचे कि मुझसे गलत हो गया। तो ये तो बहुत जरूरी था, होना भी चाहिए था। माटी का चूल्हा आपकी जो रचना है उसमें ये जो आपने कोर्ट में कुत्ता, इसमें मेरे ख्याल में यही वो रचना है, कोर्ट जिसको लेकर के ये बात हुई थी। बहुत बहुत बेहतर ये रचना है और कई मंचों से हमने इसको सुना भी है। इसमें जो मैसेज आपने दिया है वो कमाल का मैसेज है, आज की जो हमारी व्यवस्था उसके ऊपर कटाक्ष करती हुई रचना है। बिल्कुल, ये जो आज के दिन जो गर्ल चाइल्ड पे जो सुसाइड पे जो एक लिखा था गर्भ में जो बच्चे को मरवाने वाली बात जी, तो इसमें भी ऐसा ही है कि हमने कुत्ते को मेन कैरेक्टर लेके कोर्ट में एक अजीब सा मुकदमा आया, एक सिपाही कुत्ते ने बांध के लिया। अब इसका सार यही है कि कुत्ता जो 2 दिन पहले जन्मी बच्ची को खा जाता है उसको अपराधी घोषित करते हैं। तो कुत्ते के माध्यम से ये कहा गया कि मैं तो चलो कुत्ता हूँ, मेरी तो आदत है मांस खाना, लेकिन क्या इंसान के शोभा देता है कि अपने पेट की पैदा की बच्ची को आप गाड़ी में डाल के आते हैं। तो मुझे लगता है कि कुत्ते के जरिए बताया गया कि वो लोग जब बच्चियों की हत्या करते हैं वो कुत्तों से भी ज्यादा खतरनाक। भ्रूण हत्या के ऊपर आपने बहुत अच्छा ऐसा मैसेज दिया है पूरे दुनिया को, देश को, उसको लोगों को समझना भी चाहिए। हालांकि हम चाहते भी हैं कि थोड़ा सा उसकी कुछ पंक्तियां आप एक छोटा सा मैसेज और दे दें, अगर बहुत ज्यादा नहीं तो थोड़ा सा जरूर एक बार संदेश दें। मैं उसकी स्टार्टिंग सुना देता हूँ। कोर्ट में एक अजीब सा मुकदमा आया, एक सिपाही कुत्ता ने बांध के लाया और खड़ा है एक वकील जेल लगा दलील चले साहब ये जालिम का कुत्ता से बिना माफ करी कुत्ता से इसने अपनी कुत्ता ने सेवाई कर 2 दिन पहले जन्मी बच्ची अपने दादा दिखाई। और पूरा मुझे कविता कंठस्थ नहीं है, लेकिन फिर ये कुत्ता अपनी आत्म कथा सुनाता है कि जब मैं इस बच्ची को देखा तो मुझे लगा कि जीना चाहिए, मैं इसके घर जाता हूँ, मैंने इसकी माँ को जगाया कि वो तेरी बच्ची वहाँ भूखी आप चलो। तो उसकी माँ ने अपनी मजबूरी बताई कि मेरे पास पहले से 4 लड़कियां हैं और मेरी सास जो है मेरे ऊपर ताने मारती है, जो मेरा पति है तो मुझे इस बात के लिए प्रताड़ित करता है कि तू 4 दूसरी बेटियां पैदा करती है, इसलिए मैं लेके नहीं आ सकती, आप तो जाओ। तो कुत्ता आके वापस उसको खा जाता है और कहता है कि जिस समाज में तेरी इज्जत यही है तो उसको जी के करना है। लास्ट की लाइन भी यही है, खेला तो जी के करना से, जिंदगी नहीं जहर से, जी के करना से जाना होगा अरमना अपना दर्द निभाना होगा। तो कुत्ता कहते उसको खा जाता है, लोगों से कहता है कि मेरे को फांसी तोड़ो या मारो जीते और पहला तो लाओ वो इंसानी कुत्ते जो गर्भ में लड़की न मरवाओ से और अपना अपने इंसान बताओ। अंदर तक इस तरह की रचनाएं झकझोर देती हैं और आपने केवल हिंदुस्तान में नहीं बल्कि दुनिया के कई मुल्कों में जाकर इस तरह के मैसेज दिए हैं। आप जैसे मैंने शुरू में कहा कि आप हास्य के साथ साथ गंभीर दर्शन भी कराते हैं अपनी रचनाओं के जरिए। ये दोनों एक आदमी के अंदर दोनों चीजों का होना आसान नहीं है, लेकिन आप दोनों को समानांतर लेके चलते हैं, ये कैसे संभव हो पाता है? ये 2 भाव है, जो आदमी खुल के हंसेगा। सुखदेव जी आपको पता होगा बच्चे को ज्यादा हंसा देते हैं तो अपनी बुढ़िया कहती है ज्यादा मत हंसाओ फिर होगा। हाँ जी, बिल्कुल सही कहा आपने। हाँ ऐसा होता है, ऐसा होता है जी। हाँ, ये समानुपाती चीज है, जितना आपके अंदर तकलीफ होगी उसके साथ साथ एक हास्य भी पैदा होता है और ये जीवन का संतुलन यही है जी। आप और भगवान का संदेश भी है कि अगर किसी को कष्ट हो तो आपके आंखें नम हो और किसी की खुशी हो तो उसमें ठाके लगे, उसकी खुशी को आप 4 गुना करते हो। तो ये दोनों चीजें ऐसी है तो एक इंसान दूसरे इंसान की तरह बैठ कर हंस भी सकते हैं, रो भी सकता है और इन्हीं का जो एक अच्छा मिश्रण होता है वो ही अच्छा इंसान बनाता है। जीवन की दोनों समानांतर चलने वाले पक्ष हैं और ये ऐसा हर किसी के साथ होता भी है। अब हमने थोड़ा सा वो पक्ष तो देख लिया
जो कोर्ट में कुत्ता वाला। अब हम दूसरा पक्ष आपका थोड़ा देख लें। लोग इस वक्त कोई ऐसी कॉमेडी आपकी, कोई ऐसा चुटकुला सुनना चाह रहे हैं, होना भी चाहिए क्योंकि दोनों पक्ष समानांतर चल रहे हैं। आजकल तो देखो वो जो माहौल चल रहा है, और खासतौर से ऐसे समय पे एक चीज पर कुछ लोग एक्सट्रोवर्ट बहुत होते हैं, वो बाहर की दुनिया में मिलते हैं, सामाजिक होते हैं, लोगों में उठना बैठना होता है जी। लेकिन मुझे ये लगता है कि इसके साथ साथ एक और पैरेलल चीज करनी चाहिए। आप इंट्रोवर्ट, अंतर्मुखी भी होने चाहिए। आज अगर इस लॉकडाउन से कोई परेशान है तो वो आदमी परेशान है तो जो ज्यादा एक्सट्रोवर्ट था जी, जो ज्यादा बाह्य है, जिसका इंटरेक्शन ज्यादा था। लेकिन जब आप खुद से बात करने लगते हैं, अपने आप से बतियाने लगते हैं और अपने आप से उन बातों पे पहचाने जाने लगते हैं, अपने आप से बात करने लगते हैं, तो लॉकडाउन जैसी कोई चीज नहीं है। लॉकडाउन कोई भी ऐसा कोई फैक्टर नहीं है जिसके कारण आप परेशान हो। ये एक ऐसा समय है इस बीमारी के बहाने जब आपको अपने, जैसे बहुत लंबी दौड़ लगा के आदमी रुक के सांस लेके अपने एनर्जी रिकलेक्ट करता है, बिल्कुल। और दिस इज द राइट टाइम। आपको अपने आप को रिकलेक्शन का इतना बड़ा टाइम है कि आप अपने जीवन के सारे अनुभव को इकट्ठा करके, मैं फलां समय में किस मुसीबत में था तो क्यों था और अब मुझे आगे क्या करना चाहिए, तो ये एक समय है। और हंसने खाने की जहाँ तक बात, ये जो घरेलू लोग हैं और खासतौर से अभी पिछले दिनों शराब के ठेके खुले बंद हुए जी, इसमें भी बड़ा आजकल मजाक चल रहा है। बहुत बढ़िया जी जी। तो वैसे शराबी एक स्थिति होती है, जरूरी नहीं आप शराब पी के मस्त रहते हैं, वो एक मदमस्ती जो होती है इंसान के अंदर, क्योंकि भगवान ने एक ऐसी मशीन बनाई है कि उसके अंदर आपको बाहर से नशा करने की जरूरत नहीं है, आपके अंदर हर एलिमेंट मौजूद है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन फिर भी शराबियों के जो पिछले हफ्ते, तो मैंने पीछे गाना भी रिलीज किया था कि लूट लिए देश रेस दारू में, दोनों बना दिया देश रेस दारू। और एक आदमी घड़ी दारू पिया करता, उन्हें बोला छोड़ दे, तो बोला मैं छोड़ दूंगा, 3 शर्त है। बोला बता भाई, बोले एक तो मैं होली दिवाली में पीऊंगा, तेरा मैं पी लिया, होली दिवाली में सब पी ले, तेरा एक मैं पीऊंगा, ब्याह शादी है यार सब पीते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और मेरे तीसरी शर्त और सुनो, बिना बता, तेरा मेरा जब मन में आओगे तब तो ये जो मन का नशा है ना, आप इसको जरूर साथ रखें। जीवन में आज जब आप मस्त रहेंगे तो ना तो कोई बीमारी लगेगी, और आज इस बीमारी से डरने की जरूरत नहीं है। आप देखो पंडित जगन्नाथ होते थे सुनचाना वाले, एक लाइन ऐसी है जीवन में सूत्र वाक्य बनाए कि मूर्ख ने तो खोया करे हंसते काटे ज्ञानी। जो ज्ञानी आदमी होगा ना वो मुसीबत को भी हंसते काट देगा, और मूर्ख आदमी होगा बर्डन ले लेगा। तो आप इसी तरह छोटी छोटी चीजों में हंसी मजाक ढूंढते रहे। मैंने पीछे अपनी रसोई में घुस के समोसे बनाए तो फेसबुक पे काफी पॉपुलर हुई। उसके बाद कुछ लोग और बनाना शुरू कर रहे, कुछ ने कहा कि ये कर क्या रहा आप, देश में भूखमरी फैल गई, आप समोसे बना रहे। आप दृष्टिकोण ऐसा रखते हैं, लोगों की धारणा है उनको हम नहीं बदल सकते हैं। लोगों की सोच कैसी है उसको हम बहुत आसानी से नहीं बदल सकते, लेकिन अपने आप में कैसे मस्त रह सकते हैं वो हम आपसे सीख सकते हैं। बिल्कुल, सवाल इस बात का है कि हमारी लड़ाई इस साल प्रगति की नहीं है, जैसे बहुत बड़े उद्योगपति ने कहा, इस साल लड़ाई है जिंदा रहने की। और जिंदा कब रह सकते हो, जब अंदर से खुश हो गए। अंदर से खुश हो गए तो बीमारी लगेगी, बीमारी लगेगी तो कोरोना बाहर खड़े रही है, कोरोना तीसरे में चले। सही बात है, ठीक है। डॉक्टर साहब, आपके मार्गदर्शन की जो बात हम करें तो आपने केवल मंच से केवल हंसाया नहीं है, बल्कि मंच से लोगों का मार्गदर्शन भी किया है। चाहे यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम, कितने सारे कार्यक्रम होते हैं, आपकी हर में मौजूदगी होती है, और उस दौरान आप देखते भी हैं कि बच्चे बड़े तल्लीनता के साथ, तन्मयता के साथ आपको सुनते हैं, क्योंकि ये आपकी शख्सियत है, उसी का एक नतीजा है। लेकिन आपसे मैं पूछना चाहूँ, आपको सबसे ज़्यादा, अगर मैं बाहर के मुल्क, बाहर जो देश हैं वहाँ पर परफॉर्म आपने किया, इंडिया में आपने परफॉर्म किया और हरियाणा में किया, इन तीनों को अगर आप अपने हिसाब से परिभाषित करना चाहें तो किस तरीके से करेंगे? मैं एक सेंटेंस अक्सर बोलता हूँ मन से, मैं जहाँ काम करता हूँ मैं कहता हूँ कि इस सारे पृथ्वी पर सबसे बढ़िया देश भारत जी, भारत में सबसे बढ़िया प्रदेश हरियाणा, हरियाणा में सबसे बढ़िया शहर रोहतक, रोहतक में सबसे बढ़िया महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी, रोहतक MD रोहतक में सबसे बढ़िया आदमी जगदीश है। तो ये प्रोसेस है। मैं अपने विश्वविद्यालय के प्रांगण को अपनी कर्मभूमि मानता हूँ, और MD रोहतक एक बहुत ही पॉजिटिव सा कैंपस है। तो यहाँ रह के नेगेटिव थॉट आ ही नहीं सकते। हमारे टीचर्स हैं, हमारे स्टूडेंट्स हैं, आप कहते हैं ना स्टूडेंट्स आपकी बात मानते हैं, ये एक पारिवारिक इंटरेक्शन है। सारा साल हम एक दूसरे से मिलते हैं, और जब कभी ये समय आता है कि मैं उनसे कहता हूँ मुझे आपसे ये चाहिए, तो बच्चे हमारे स्टूडेंट जो है उसको हम रेसिप्रोकली मुझे देते भी हैं।
और मैं लाफ्टर में गया था सिंसियरली, एक बात आपसे साझा करना चाहूंगा। लाफ्टर चैलेंज के मैं सीजन 3 में था, तो पहले एपिसोड के बाद जिसमें कुछ द्विवर्ती संवाद थे जी, जो मुझे लगा कि अगर मैं ये बोलूंगा तो लाखों स्टूडेंट जो मुझे सुन के मंच पे कविताएं कहते हैं, चुटकुले कहते हैं, या किसी को मैं एटलीस्ट चुटकुला कहते हुए रोकता हूँ मंच पे जाके, तो तुझे ये नहीं करना, तुम क्या कर। मुझे लगा कि क्रेडिबिलिटी मेरी खत्म हो जाएगी। मैंने स्क्रिप्ट को वही फेंक के मैं पहले एपिसोड के बाद ये लाफ्टर चैलेंज छोड़ के आ गया जी, और मुझे इस बात से कभी दुख भी नहीं है, क्योंकि मैं, मेरी जो क्रेडिबिलिटी है, मेरा एक परिवार है, लाखों स्टूडेंट्स हैं, हजारों टीचर्स हैं, इतने कॉलेज है, मैं उनका सदस्य हूँ। मैं पूरे हरियाणा प्रदेश का एक मेंबर हूँ जो मेरे तरफ में इस तरफ से एक आशा करते हैं कि मैं जब कभी कहूँगा अच्छी बात कहूँगा। तो ऐसे में किसी अपने व्यवसायिक हित के लिए लाखों उम्मीदों को तोड़ना मुझे अच्छा नहीं लगा, और यही कारण है कि जब मैं मंच से कोई बात कहता हूँ तो मेरी युवा साथी मेरी बात को मानते हैं और उस बात को मानने के साथ साथ अपने जीवन में उतारते भी हैं। और इसी बात को लेकर आपने एक वेब सीरीज भी जो है पिछले दिनों लॉन्च की है, वो युवाओं पर आधारित है। वो आगे भी लगातार जो है कैंप बनवास के नाम से वो सीरीज है, जैसे जितना मुझे पता है आपने वो भी शुरू की है। तो उसको लेकर आपका क्या क्या रवैया है, क्या सोचना है कि किस तरह से इस तरह की जो सीरीज हैं वो हमारे यूथ को कितना आगे ले जा सकती हैं? इसके लिए ना दो बातें मैं आपको कहूँगा। सबसे पहले तो ये था कि हरियाणवी की वर्क हमें से भी करूँ। हरियाणवी में जितने भी जो सीरीज हुई है, नाटक हुए हैं, उनकी जो गंभीरता है अभी तक उनमें दिखाई नहीं दी। जैसे मैंने अपनी कविताओं में एक गंभीर लेखन किया, मैं ही चाहता था कि जो हरियाणवी एंटरटेनमेंट है उसकी वैल्यूज भी गंभीर हो। उसको सिर्फ ठाकों वाली या मुंह फट बोली या लठमार बोली के रूप में ना, एक संजीदगी के रूप में देखा है। तो उसमें जो भी मेरा एक पात्र है वो इतना संजीदा है। उसमें आप कई सीन ऐसे देखेंगे जिसमें सारे हमारी यूनिट जब हमने शूट किए सारी यूनिट रोई उसमें, और हरियाणवी जैसी संजीदा बोली कोई नहीं है दुनिया में। इसमें एक शब्द जो है जो कारगर है, इसका एक भी शब्द आप लेंगे तो उसके मीनिंग भी हर समय पर अलग अलग रहती है। आप एक शब्द है चाड़ा, जी जी जब खुश हो लग चाड़ा पार्टी का भाई, हर कोई तकलीफ है चाड़ा पार्टी का भाई। तो हरियाणवी की जो एक क्षेत्र है वो इतना बड़ा है और इसमें गंभीर लेखन किया जा सकता है। यही मैंने अपने गीतों में भी यही बात कही है, मैंने अपनी वेब सीरीज में बात कही है, कविताओं में ये बात कहता हूँ, और चुटकुलों में मैं अक्सर कोशिश करता हूँ। और मैं इसके लिए DIG होते थे मधुबन में, राय साहब, मैंने एक बार स्टेज पर एक ऐसा चुटकुला सुनाया जिसे एक अगला कैरेक्टर होता है जिसमें हंसी आती। उसके बाद राय साहब ने मुझे कहा कि आपके पास हंसाने के लिए बहुत कुछ है, कोशिश करना जीवन में कि मंच से खड़े होकर किसी की डेफिशिएंसी पे ना आते हैं। अगर भगवान ने किसी को कमी दी है तो उस पर हम मजाक ना बढ़े। तो मैंने उसको बाद, ये बात 15 साल पहले की बात है और मुझे उस एडवाइस पर गर्व भी है। मैंने अपने आप को उसके बाद मैंने मंच पे किसी भी ऐसे व्यक्ति का जो दिव्यांग है या उसके अंदर डेफिशिएंसी है या उसका कुछ कमी है, भगवान ने उसके बाय बर्थ कमी है, तो मैंने ऐसा सुनाया नहीं है। और सिंसियर जी मुझे खुशी इस बात की है कि मेरी बोल तेरे मीठे मीठे जो एल्बम पहली बार बीती 2 लाख रुपए इकट्ठे हुए, मैंने अपने विश्वविद्यालय मैरिज विश्वविद्यालय रोहतक के जो दिव्यांग बच्चे हैं उनके लिए समर्थ नाम का एक फंड एस्टेब्लिश किया और उनसे आज लगभग 60 बच्चे सालाना स्कॉलरशिप पा रहे हैं। राज्य से 25 लाख रुपए हमने इकट्ठे किए। बहुत बड़ी बात डॉक्टर साहब, क्योंकि लोग आज के दौर में हम देखते हैं लोगों में पहले अपना घर भरने की इच्छा होती है, लेकिन आपने जिस तरह से एक MD यूनिवर्सिटी को ही नहीं खड़ा किया है अपने तरीके से, क्योंकि जो यूथ है वो सारा आपको फॉलो करता है। आपने बाकी तमाम यूनिवर्सिटी में भी जब आप जाते हैं कई सारे मंच वहाँ भी आपने साझा किए हैं, बहुत से अपने गीतों के ज़रिए या फिर अपने कलाकारी के ज़रिए हंसाया भी है, रुलाया भी है, उसके साथ साथ मैसेज भी आपने दिए हैं। अगर मैं परिवार को लेकर थोड़ी बात करूँ, जब इतना वक्त आप बाहर बिताते तो देखा जाता है कि कलाकार किस्म के जो लोग होते हैं उनको परिवार से बड़ी शिकायतें, परिवार की तरफ से बड़ी शिकायतें होती है। तो घर से आपको किस तरह का समर्थन मिलता है? क्या वहाँ पे शिकायतें होती है, तंज भरे कोई उल्हाड़े जिसको मैं कहूँ सुनने को मिलते हैं? नहीं, यहाँ मैं थोड़ा सा लकी इसलिए हूँ कि मैं जब भी कविता लिखता हूँ मेरी पहली जो श्रोता होती है मेरी पत्नी होती है। बहुत बढ़िया सर। और वो जो मापदंड, अगर वो ये कह दे कविता अच्छी है तो मैं आगे इसको मंच पे करता हूँ जी। और मेरी जो मदर है वो पढ़ी है, पढ़ी लिखी नहीं, पढ़ी हो। ये बड़ी आश्चर्य की बात आप सुनोगे कि मेरी माँ अखबार पढ़ लेती है लेकिन लिख नहीं सकती। तो मेरी मदर का जो मैं लोकगीत गाते सुनता हूँ उनका कंठ भी बहुत अच्छा है। मुझे लगता है जो गाने की मुझे थोड़ी बहुत सा एक अंश मिला है तो मेरी माँ का जो कंठ है उससे मिलता है। मेरा बेटा जो है वो डिजिटल
डिजिटल डिजाइनिंग में आजकल थोड़ा सा काम कर रहा है, और मेरे यूट्यूब चैनल के जितने भी थंबनेल हैं या जितना आर्ट वर्क है वो मेरा बेटा करता है। तो एक तरह से एक टीम है हमारी जी। अगर मुझे कोई पुरानी बात सीखनी होती है तो मैं अपनी मदद से कहता हूँ, माँ वो जो पुराना है जिनको आजकल के बच्चे जिंगल कहते हैं, हरियाणवी में बड़े अच्छे जिंगल है। तो जैसे मेरी माँ कहती है कि दिल्ली में तो रोटियां, जो हमारी जोटियां, जोटियां से पाली, जो हमारे हाड़ी, हाड़िया की कुत्ती, जो हमारी कुत्ती, कुत्ती का पंजे, जो हमारे गंजे, गंजा के रोड़े, जो हमारे घोड़े, घोड़ा की काठी, जो हमारे हाथी, हाथी का सूंड, जो हमारा भूंड, भूंड की दांदरी, जो हमारी बांदरी। तो इस तरह की मैं अपनी माँ से सुनता रहता हूँ। बहुत बहुत कमाल की, जैसे ये यही आपका जो ना प्राथमिक पाठशाला मुझे लगता है आपकी यहीं से रही है। बिल्कुल बिल्कुल। और एक जैसे चर्चा चली है तो एक थोड़ा सा ये भी हम जिक्र करना चाहेंगे कि पुरस्कारों को लेकर आपको 300 से ज़्यादा जो है पुरस्कार मिले हैं अपने अभी तक के। लगभग 2000 से ज़्यादा कवि सम्मेलन आपने कर लिए हैं, भारत में किए, हरियाणा में किए, या तमाम जो अलग अलग देशों में किए, चाहे अमेरिका की बात करें। पर एक होता है पुरस्कार, जब सामने दर्शक बैठे होते हैं तो फिर वो अपने आप झूमकर आपके साथ नाचने लगते हैं, गाने लगते हैं। दोनों को आप कैसे देखते हैं? बढ़िया कौन सा आप पुरस्कार मानते हैं, जो किसी के द्वारा दिया गया पुरस्कार वो, या उसके बाद जो मस्त होकर लोग झूमते गाते हैं वो वाला पुरस्कार बढ़िया होता है? मैं अक्सर सोचता हूँ कि मेरे जीवन में ऐसा दिन ना आए कि मैं परफॉर्म करूँ और कोई नोटिस ना करे। एक कलाकार की बहुत बढ़िया। तो मुझे लगता है सही पुरस्कार वही है कि जब आप मंच पे कविता पढ़ते हैं, गाते हैं, तो आपके साथ अगर हजारों आदमी झूम उठते हैं, तब आप इस भगवान का धन्यवाद करते हैं कि देखो आपने मुझे जो बात दी थी अलग से, मैं उसको सिद्ध कर रहा हूँ और मैं उसका सही इस्तेमाल कर रहा हूँ। और पहले मैं ये पुरस्कार लेने जाया नहीं करता, सच बताऊं, कोई संस्था मुझे पुरस्कृत करती तो मैं मना कर देता। लेकिन पिछले 2-3 साल से मुझे पता लगा कि जब मुझे कोई पुरस्कृत करता है तो मेरे विश्वविद्यालय के ग्रेड में उसको नंबर मिलते हैं। जब आप मैथ की ग्रेडिंग होती है तो मेरे विश्वविद्यालय को नंबर मिलते हैं, उसके बाद मैं वो लेने लगा। मैं इस साल भी मुझे 2-3 राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं। अब मैं झट से इसलिए ले लेता हूँ कि मैं वो लेके हमारी जो एक IPSC सेल है यूनिवर्सिटी की, मैं वो सर्टिफिकेट वहाँ जमा करा देता हूँ। जब कोई नेक्स्ट का ग्रेजुएशन होता है मेरे विश्वविद्यालय के नंबर काम आते हैं। ये बहुत बढ़िया सर, आपने सही जो आपके सोचने की जो एक इसको दूरदर्शी सोच हम इसको कह सकते हैं। लेकिन एक आपने फिल्म में भी, जैसे दंगल फिल्म की बात, कई हर सारी फिल्मों में काम किया है। दंगल में ये अगर इस बात की चर्चा ना हो तो फिर हमारी चर्चा अधूरी रह जाएगी, वक्त के लिहाज से भी देखना पड़ेगा। दंगल में आपने एक स्पेशल रोल किया है, तो आमिर खान के साथ आपकी बातचीत हुई, मुलाकात हुई, वो अनुभव कैसा आपका रहा उस दौरान, और उस रोल को लेकर क्या? फिल्म का जब ऑडिशन हुआ तो मेरे विश्वविद्यालय में उस टीम को मैंने बुलाया था, तो मेरे स्टूडेंट्स को मैंने उनके सामने प्रस्तुत किया था कि जहाँ कहीं आपको लगे कि हमारे स्टूडेंट्स काम कर सकते हैं तो आप इनको ले। उसके बाद जाते जाते तो मंदार एक लड़का था, मुकेश छाबड़ा जी की कास्टिंग कंपटीशन था, वो तो जाते जाते लगा कि आप ये ऑडिशन मुझे दो। वो जो मैंने रोल किया वही डायलॉग मुझे दिए, तो मैंने कहा यार मेरे को रहने दी, क्योंकि मैं कहीं ऐसा ना हो कि आमिर खान इतने बड़े स्टार है और इतनी बड़ी फिल्म है, मुझे कहीं ऐसे खड़ा रख दे और मैं दूर बताऊं किसी को, देखो मैं खड़ा हूँ, तो मुझे लगता है ये अच्छा नहीं लगा। उसके बाद जो है मेरे पास मैसेज आया कि यू आर द फर्स्ट एक्टर जो अप्रूव है, आमिर खान ने इनको अप्रूव। बहुत बढ़िया सर जी। उसके बाद भी मुझे लगा कि मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो अगेन जो मेरी घरेलू टीम है, जो मेरी बॉस है, जिसको मैं अभी मैंने बताया, मैंने अपनी पत्नी को कहा कि मुझे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, सिर्फ 2.5 मिनट का रोल है। तो उन्होंने कहा भाई आप 2.5 मिनट में मत जाओ, आप ये देखो आप किसके साथ ये काम कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। आमिर खान ने कोई छोटा पोर्ट्रेट नहीं है। चलो फिर मुझे जब मैं लुधियाना गया तो वहाँ मुझे लगा कि क्योंकि वो इतना बड़ा स्टार है और मैं एक तरह से हिंदी फिल्म में तो न्यू कमर ही था, इससे पहले रीजनल मूवीज में कर चुका था या मेरा अपना कोई लोकल फेम है, तब मुझे लगा कि हो सकता है मेरे डायलॉग अलग से रिकॉर्ड करें और उसके जो आमिर खान जी उनके अलग से करें। लेकिन वो मोमेंट मेरे लिए बड़ा अच्छा था कि थोड़ी देर बाद एक व्यक्ति अंदर आता है तो मैं नजर उठा के देखता हूँ, बिल्कुल मेरे 2 फुट की दूरी पे आमिर खान खड़े हैं। तो कुछ सेकंड के लिए जो एक आपकी ओवर हैविंग पोजीशन होती है, तो आते ही मैंने बोला महावर जी क्या हाल है, जो मैं हरियाणी बोला वो हंसना शुरू हो जी। तो लगे यार मेरे को जो असली हरियाणी में एक्सेंट है ना वो अब सुनने को मिला जी। हाँ, तो उसे जब मैं डायलॉग बोलता हूँ हंसने लगते। ये उस सीन में मुझे लड्डू खाने थे जी, उसके रिटेक हुए अलग अलग एंगल से जो होते हैं, तो ऐसा हुआ कि मैं 25 या 26 लड्डू में खा गया टेक में। हाँ, एक जो टेक हुआ हर बार एक लड्डू तो खाना ही पड़ता जी बिल्कुल। अब 4-5 एंगल से जब आमिर का हुआ तब भी मुझे खाना है, जब मेरा हुआ तब भी मुझे खाना है, जब मास्टर शॉट हुआ तब भी लड्डू खाना है, तो बाई चांस कभी बीच में मक्खी आ गई या कुछ फ्लाइट चली गई तब भी मेरा लड्डू अंदर जाएगा।
तब मैंने इनसे कहा कि अब मुझे पता लगे कि आप लोग कितनी मेहनत करते हो। तब उन्होंने बताया कि जब पीके की शूटिंग हुई तो मैं 150 पान मुझे रोज खाने पड़ते थे, तो मेरा मुंह छिल जाता था। बिल्कुल, तो बहुत मेहनत उनसे मैंने एक बात ये सीखी, जो उनकी बातचीत रही, हम 4 या 5 घंटे इकट्ठे टेबल पे काम करते रहे। तो फिल्म में जो काम करना फिल्मों में, ये एक फकीरी और एक कमिटमेंट का काम है। आप सुबह से शाम तक लगे हुए हैं, आपके एक भूल आई बस से उस पर नजर है आपकी, मुझे ये काम करना है। बिल्कुल तो डॉक्टर अगर साहब, कोई फिल्म ये हर को ये मानता हूँ कि एक दिन में मिल जाता है, काम को गंभीरता से करना पड़ता है, बहुत संजीदगी के साथ अपना रोल निभाना पड़ता है, चाहे वो 2 मिनट का हो, चाहे वो पूरे 2.5 घंटे फिल्म में अपनी भूमिका निभानी हो। और जिस तरह से आप अपनी भूमिका निभा रहे हैं इस वक्त, वो आप बहुत बेहतर काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ समाज को बढ़िया दे रहे हैं, वहीं युवाओं के लिए बहुत अच्छा संदेश दे रहे हैं और अपनी जो रचनाएं हैं उन रचनाओं में हरियाणवी जो संस्कृति उसको उभार रहे हैं। आज के दौर में देखें तो बहुत हालांकि ज़रूरत नज़र आती है, कुछ लोग ऐसा काम करते भी, लेकिन आपने उससे दूरी बना के रखी है। आप बना के रख भी रहे हैं, लगातार रखेंगे, हम भी जानते हैं। लेकिन अब कोरोना काल में लोगों को एक दूसरे से दूरी बनानी है। जाते जाते एक मैसेज हम आपसे चाहेंगे कि क्या आपकी तरफ से ऐसा मैसेज रहे, लोग आपकी बात को फॉलो करें। मैंने आप शमशेर जी इसी लॉकडाउन पीरियड में मैंने गीत लिखा और मेरे जो म्यूजिक डायरेक्टर हैं डॉक्टर अशोक वर्मा जी, तो हम दोनों ने अपने अपने घर पे मैंने लिख के गीत भेजा, उन्होंने उसका ट्रैक तैयार किया। फिर हम दोनों ऑनलाइन ही मैंने अपना ऑडियो उनको भेजा और उन्हें अच्छा गीत बना के मैं उसकी 4 लाइनें आपको ट्रैक की सुनाना चाहता हूँ। इसका मतलब यही है कि आप किसी भी हालत में रहें, आप खुश रहें जी। आपका जो कॉन्शियस है, आपका जो हार्ट है, वो जॉयफुलनेस होना चाहिए जी। आप अपनी पिछली बातें याद करें, अगली प्लान करें, लेकिन एक खुशी जो है आपके अंदर की, मैं इसका मुखड़ा आपसे साझा कर रहा हूँ जी। सर, मेरे साथी यहाँ बैठे हैं, मैं उनसे कहूँगा कि ट्रैक प्ले करें जी। स्वागत है। मेरे मन का डमरू बाजन दे, मेरे मन का डमरू बाजन दे, गीतों था पैसा गिन दे, कोई फूल कली सी जागण दे, मस्ती का एक फागण दे, कोई जलपन के गीत सुना, कोई बाकपन के गीत सुना, दादी नानी की रीत सुना। ये गीत अभी जल्दी हम लोग इसका वीडियो करके आप लोगों के सामने रखेंगे। बिल्कुल, हम इंतजार करेंगे। बहुत अच्छा, जैसे आपने वही आपकी एक शुरू से सोच रही है, उसी सोच पे आप कोरोना में भी उसी तरह से सोच रहे हैं और लोगों को बेहतर मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत आभार, आपने वक्त निकाला, स्पेशल वक्त निकाल कर हमारे दर्शकों का और आपके जो चाहने वाले लोग हैं, आपको जो समझने वाले लोग हैं, उनको अपनी तरफ से मैसेज दिया, हंसाया भी, इसके साथ साथ समझाया भी और कैसे ज़िंदगी को जीने का सलीका भी सिखाया। बहुत बहुत आभार सर आपका। धन्यवाद। आप सुरक्षित रहें, घर पे रहें, अपने परिवार के साथ रहें, जिंदा रहें, खुश रहें, अपने मन को भी खुश रखें। शुक्रिया। तो इस वक्त आप डॉक्टर जगवीर राठी को देख रहे थे। उन्होंने जिस तरह से अपने गानों के जरिए, अपनी कला के जरिए, लेखन के जरिए अपनी एक अलग पहचान बनाई और युवाओं के लिए मार्गदर्शक के तौर पर महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में निदेशक के तौर पर यूथ डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं और उसके साथ साथ हरियाणवी जो कला है, संस्कृति है, उसमें जो खामियां आ गई हैं उनको अपनी कलम से, अपनी आवाज़ से दुरुस्त करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। तो फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए खबर फास्ट।